स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। रुक करते हैं बुलेटिन का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस समय एक दूसरे पर धड़ाधड़ हमले कर रहे हैं। धुरंग लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में घुसे अफगान के तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों पर बम बरसा रहे हैं। इस बीच खबर आई है तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब इसे पाकिस्तानी सेना की सफाई आई है। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तानी बॉर्डर पर पाकिस्तानी चौकी पर टीटीपी के कब्जे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ अब वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि टीटीपी ने इस वीडियो को खुद जारी किया है, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि सेना की इस चौकी को हमले से कुछ समय पहले ही खाली कर दिया गया था। वहीं अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि मालदीव के विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर महाअभियोग चलाने की साजिश के तहत भारत के कथित तौर पर $60 लाख मांगे थे। वहीं हालांकि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह योजना सफल नहीं हो सकी। डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव नाम के एक आंतरिक दस्तावेज पर आधारित रिपोर्ट में मालदीव की संसद के 40 सदस्यों को रिश्वत देने की योजना का खुलासा किया गया है, जिसमें मुइज्जू की अपनी पार्टी के कुछ सदस्य भी शामिल हैं। दावा यह भी किया गया है कि इसके पीछे का मकसद महाभियोग के लिए जरूरी वोट हासिल करना था। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मुइज्जू के खिलाफ ऐसी किसी साजिश के बारे में जानकारी होने से इनकार किया और कहा कि भारत कभी भी इस तरह के कदम का समर्थन नहीं करेगा। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से शुरू हुई जंग गांजा में भारी तबाही ला चुकी है। गांजा की 100% आबादी विस्थापित है और किसी भी जगह को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने भले ही हमास की कमर तोड़ दी हो, लेकिन उसकी मिलिट्री विंग के लड़ाके अब इजराइल के हथियार से ही उसे निशाना बना रहे हैं। फिलिस्तीन की शहाब न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुछ यहूदी सूत्रों ने बताया है कि हमास के इज़्ज़ अद-दीन अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के ड्रोन को कब्जे में लेकर उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और अब इस ड्रोन के जरिए गांजा पट्टी के आसपास बसाई गई यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमास द्वारा इजरायली ड्रोन को कब्जाने और उसे ऑपरेट करने की इस घटना के सार्वजनिक होने से पहले इजरायली सेना ने इसका जिक्र तक नहीं किया था। वहीं बाद में आईडीएफ प्रवक्ता ने अपने बयानों में इस घटना को स्वीकार किया है। पाकिस्तान सरकार और विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के वार्ताकार राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए बृहस्पतिवार को बंद कमरे में बेहद अहम बैठक करेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को एक रिपोर्ट में इसे लेकर जानकारी दी गई है। ये बैठक नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुलाई है। दैनिक समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया है कि बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन में होगी और इसमें 23 दिसंबर को शुरू हुई वार्ता को आगे बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई आंतरिक विचार विमर्श के बाद आगामी सत्र के दौरान लिखित रूप से 2 प्रमुख मांगे पेश करने की तैयारी कर रही है। इन मांगों में 9 मई 2023 की हिंसक घटनाओं और इस्लामाबाद में 26 नवंबर को पीटीआई कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन और 72 वर्षीय खान सहित सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई शामिल है। हाल ही में अजरबैजान और दक्षिण कोरिया में हुए 2 बड़े विमान हादसों से लोग उबरे नहीं हैं कि अमेरिका के लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर एक और बड़ा विमान हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल हवाई अड्डे पर 2 विमान आपस में टकराने से बच गए और ईटीसी की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ सेकंड की देरी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि एटीसी की सतर्कता से जो ये बड़ा हादसा है ये टला है, जहां पर कई यात्रियों की जान भी जा सकती थी। इसका वीडियो भी सामने आया है, जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये बड़ी घटना है ये बाल बाल बची है।
राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आतिशी को काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहे जाने पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए इस कृत्य को सीएम का और अपना अपमान बताया है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सीएम आतिशी को अस्थायी और काम चलाऊ सीएम कहने कर जो पद का अपमान किए जाने और इससे आहत होने का जिक्र भी किया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा, आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के अवसर पर मैंने भी आपको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं दी थी और तब से अब तक की अवधि में मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का काम करते देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और ना ही वह फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे। वहीं आपने अनेक विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। वहीं इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे दिल्ली चीफ ब्यूरो कमल सेठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि तमाम जानकारी देंगे। कमल जी, जिस तरीके से बीके सक्सेना का जो आतिशी पर पत्र लिखना है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि काम चलाऊ मुख्यमंत्री का अपमान किया जा रहा है। जी, इस तरह से जो है दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से आपको जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा काम चलाऊ या इस तरह का अस्थायी मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, उसको लेकर मुझे कष्ट हुआ है। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने दो जो है पन्ने का पत्र लिखा दिल्ली के मुख्यमंत्री को। और उन्होंने कहा जिस तरह से आम आदमी के पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आपको अस्थायी काम चलाऊ सीएम का अगर पद का अपमान किया है, इसको लेकर मैं आहत हूँ। उपराज्यपाल ने स्पष्ट लिखा कि आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के अवसर पर मैंने आपको हृदय से बधाई दी थी। जैसा कि आपने बताया कि तमाम शुभकामनाओं के साथ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने 2.5 साल के जो है कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद पर आसीन किसी व्यक्ति को काम करते हुए, जहां तक आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे उनके पास कोई विभाग नहीं था, वो फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करते थे। वहीं आपने विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। पत्र में उन्होंने आगे लिखा, केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए लिखा कि परंतु कुछ दिन पूर्व आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया में आपको सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी काम चलाऊ मुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर मुझे आपत्तिजनक लगा और इससे मैं आहत हुआ। यह न केवल आपका अपमान है बल्कि आपकी नियोक्ता महामहिम भारत की राष्ट्रपति और उसके प्रतिनिधि रूप में मेरा भी अपमान था। और स्थायी अथवा काम चलाऊ मुख्यमंत्री का जो सार्वजनिक व्याख्या केजरीवाल ने की थी वह कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यह बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा के संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और उसके मूल्यों का निंदनीय अवहेलना है। इसके जवाब में जो है आतिशी ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उनकी योजनाओं को आगे लेकर जाऊंगी। और जिस तरह से शपथ लेते में उन्होंने कहा था कि मैं भारत के रूप में खड़ा हूँ, जो मुख्यमंत्री ने दी है मैं उस पर कुर्सी पर नहीं बैठूंगा और उन्हीं के आदेशों का पालन करूंगी। और जब तक अरविंद केजरीवाल रूपी भगवान राम दिल्ली के सिंहासन पर वापस काबिज नहीं होते, तब तक मैं उसी खड़ाऊ की पूजा करते हुए उनके प्रतिनिधि रूप में काम करूंगी। तो एक तरह से स्पष्ट है कि राज्यपाल ने जो है आतिशी की दुखती रग पर उंगली रखने की कोशिश की, लेकिन आतिशी ने अपनी भाषा में जवाब दिया कि नहीं, हमें जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से हमारे पार्टी के जो संयोजक हैं जो आदेश करेंगे मैं उन्हीं के अनुसार चलूंगी। हाँ, एलजी का ये भी आरोप है स्नेहा जी कि आपको जेल भेजने की बात जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई, वो तमाम जो आरोप हैं अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने लगाए और जहां पर ये भी कहा है मुख्यमंत्री को कि आपको केजरीवाल तो जेल भेजने की बात कह रहे हैं। जी, जिस तरह से जो है पिछले दिनों कुछ योजनाओं की घोषणा आम आदमी पार्टी ने या मुख्यमंत्री ने या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बात हो, चाहे जो बुजुर्गों की जो पेंशन योजना संजीवनी की बात हो, और जिस तरह से उसको लेकर जो तलवारें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींची है, जिस तरह से तमाम शिकायतें
दिल्ली के उपराज्यपाल तक कांग्रेस के द्वारा भी भाजपा के द्वारा भी पहुंची है, उसको लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करना चाहती है, उस पर उन्होंने कहा कि इस तरह का जो है आपको मुख्यमंत्री कहा, तो ये इस पर आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि हमको जो अरविंद केजरीवाल दिए, बल्कि उन्होंने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत मुझे जेल भेजना चाहती है। तो देखते हैं कि आगे चल के जो है क्या आप कर पाती है। तमाम जानकारी के लिए कमल सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं थे हमारे साथ कमल सेठ जी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से बीके सक्सेना ने सबसे पहले जो है 2 पन्नों का जो पत्र है वो मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा, जहां पर उन्होंने ये दावा किया कि अस्थाई मुख्यमंत्री कहना, आतिशी को अस्थाई मुख्यमंत्री कहना ये उनके लिए एक आहत की बात है। जहां पर उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि ये आपका अपमान तो है ही, ये राष्ट्रपति का अपमान है, क्योंकि उन्होंने ही आपको शपथ दिलाई थी और शपथ के दौरान भी बीके सक्सेना वहां मौजूद थे, जहां उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी अपमानजनक ये टिप्पणी लगी है। जहां पर उन्होंने जो प्रेस वार्ता के दौरान जब केजरीवाल ने ये कहा था कि सीएम आतिशी को जेल भेजने की जो साजिश है वो की जा रही है, इस पर तमाम जो है उन्होंने ये भी दावे किए। 2 पन्ने के पत्र में उन्होंने आतिशी के जो आने वाले समय में दिक्कतों का, या फिर उनको अस्थाई मुख्यमंत्री कहना या फिर काम चलाओ मुख्यमंत्री कहना, ये उनके लिए आहत की बात थी, इसलिए उन्होंने सीएम यानी कि सीएम मुख्यमंत्री आतिशी को जो है पत्र लिखा था। वहीं उत्तराखंड में निकायों के लिए नामांकन हो गए हैं। अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। 2 जनवरी को नाम वापसी होंगे। वहीं 3 जनवरी को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक प्रदेश मुख्यालय में की है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ साथ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकाय चुनावों में रणनीति के लिए आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें निकाय चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ साथ चुनावों को लेकर भाजपा की एक वर्चुअल बैठक भी हुई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी जुड़े और सभी को एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात इस बैठक में कही गई। उन्होंने कहा कि जो नाराज हैं उनको मनाने का प्रयास भी सभी के द्वारा किया जाएगा और 2 तारीख तक ज्यादातर लोगों को मना लिया जाएगा। अगर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए भाजपा का जो ये निर्णय है, जहां पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें तमाम जो है जानकारियां दी गई, आगे आने वाले चुनाव की रणनीति बनाई गई, जहां पर यह भी कहा गया है कि जो भी नेता नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई भी पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ता है या पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में हिस्सा लेता है तो उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि निकाय चुनावों के लिए जो है चुनाव चिन्ह जो आवंटित किए जाएंगे वो 2 जनवरी को किए जाएंगे। वहीं 3 जनवरी को नाम जो है वापसी की जाएगी। वहीं पर मैं बताती चलूं कि आज जो ये चुनाव प्रबंधन की समिति की बैठक हुई, इसमें तमाम जो है आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार की गई है। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के कल 30 तारीख को सभी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन कर दिए गए। कल अंतिम दिन था। आज 31 तारीख और कल 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और 2 तारीख को नाम वापसी का समय है। तो कई जगह कुछ नाराज पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा नामांकन किए गए हैं। सभी लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख तक नाम वापसी के दिन सभी लोग अपना जो अधिकृत नए साल आने में सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है।
या कह लें कि एक रात का वक्त बाकी है, लेकिन दिल्ली सरकार अब इस नए साल को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। वहीं आपको बता दी चलूं कि आज रात 8 बजे से सभी वाहनों पर लगेंगे जरूरी प्रतिबंध। वहीं दिल्ली प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले आओ के आधार पर होगा पार्किंग स्थान। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में जश्न न्यू ईयर का देखने के लिए मिलेगा, उसी को नजरिए रखते हुए उसी के अंतर्गत जो है पुलिस प्रशासन जो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं तक कल देखने के लिए मिलेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जितने जगहों पर जो है ज्यादा भीड़ नजर आएगी या कह लें कि जहां पर ज्यादा जश्न मनाया जाएगा वहां पर जो है पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी। वहीं एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई भी अगर पहले आता है वही पार्किंग करेगा, जिसमें कि आने वाले जो जश्न होगा जिसमें व्यक्ति शामिल होंगे उनको कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन जो है अपने कार्य में लगी हुई है। वहीं इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली चीफ ब्यूरो जो हमारे साथ स्नेह कमल जी जुड़ रहे हैं। स्नेह जी, किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन नए साल को लेकर अलर्ट मोड पर दिल्ली में नजर आ रही है? जिसे दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पर हर किसी की ख्वाहिश होती है, जो तमाम दिल्ली वासी हैं या जो भी सैलानी आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि नए साल के जो है स्वागत का जो जश्न होता है, जो पुराने साल के अंतिम दिन से शुरू होकर नए साल तक चलता है, उसको लेकर जो तमाम लोग कनॉट प्लेस आना चाहते हैं, जो कनॉट प्लेस पे जो है रात में लाखों की भीड़ लग जाती है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि 31 दिसंबर यानी अब रात के 8 बजे से नए साल के जश्न के समापन तक कनॉट प्लेस में कुछ प्रतिबंध लगा जाएंगे। ये सभी जो निजी वाहन है, सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू होगा। कनॉट प्लेस के पास जो तमाम एमसीडी यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की जो पार्किंग है, एनडीएमसी की जो पार्किंग है कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के अंदर, तो उसको लेकर कहा कि जो लोग 8 बजे के पहले आ जाएंगे उन्हें पहले आओ पहले पाओ के तहत जो पार्किंग मिलेगी। उसके बाद अगर कोई अनाधिकृत रूप से पार्किंग कोई किसी ने अपनी गाड़ी किया है तो उसे जो है एनडीएमसी और दिल्ली पर जो है दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस उसको टो करके ले जाएगी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करेगी और जो भी नियमानुसार पेनाल्टी को उनसे लिया जाएगा। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर 31 दिसंबर को नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, जिसमें दिल्ली में हमेशा के नए साल को उत्साह के साथ मनाने की जो एक अपील की गई है। और वही जो जहां तक आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बात अगर करें तो उन्होंने कहा कि अनाधिकृत रूप से जो पार्क किए गए वाहन को टो करेंगे, इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। शराब, चूंकि जो नए साल की जश्न में अक्सर लोग जो अल्कोहलिक होते हैं या शराब पीते हैं, तो उसको लेकर भी शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गाड़ी चलाने, स्टंट बाइकिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाने या जिग जैग या खतरनाक तरीके जो भी गाड़ी चलाएगा उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस जो सख्त कार्रवाई करेगी। कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग क्रॉसिंग, मुंजे चौक नई दिल्ली स्टेशन के पास है, उनमें जो चिप्स फोर्ट रोड, आरके आश्रम या चित्रगुप्त मार्ग, गोल मार्केट, जीपीओ, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड, फिरोज शाह रोड क्रॉसिंग, जय हिंद रोड या बंगा साहिब लेन की ओर जो है अनुमति नहीं होगी। जिनके पास वैध पास होंगे, जो प्रशासनिक कार्यों में या किसी अन्य काम लगे होंगे, उन्हें ही कनॉट प्लेस सर्कल के अंदर जो उनका मतलब चाहे मिडिल सर्कल हो, चाहे आउटर सर्कल हो, चाहे इनर सर्कल हो, यहाँ जाने की अनुमति होगी। उसके अलावा कोई भी जो गाड़ी होगी वहां जाने की अनुमति उन्हें नहीं होगी। इसके अलावा दिल्ली की जो पुलिस ने भी एक आज ट्वीट पर एक व्यंग्यात्मक जो है एक पोस्ट भी किया था कि अगर कोई नए साल की पार्टी शराब पीकर इस तरह का मनाएगा तो उसे भी दिल्ली पुलिस ने उनके लिए ठंडी सलाखों के पीछे गर्म व्यवस्थाएं की है। हाँ, दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी तो जारी कर दी है, लेकिन आने वाली भीड़ को नियंत्रण के लिए जो है दिल्ली सरकार ने दिल्ली प्रशासन ने जो है क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? क्योंकि इंडिया गेट पर लाखों की भीड़ जो देखी जा सकती है न्यू ईयर पे। वहीं बात की जाए कैलोट प्लेस की, तो वहां पर भी काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो क्या उनकी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा की गई होंगी?
कि जिस तरह से मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह के जो है कनाट पुलिस की तरफ जो नो एंट्री कर दिया कि 8 बजे के बाद तो कोई भी वाहन वहां नहीं जा पाएगा, उसी तरह से जो दिल्ली की जो है जो यातायात की एक धड़कन कही जाती है दिल्ली मेट्रो, उसको लेकर भी कुछ स्टेशन जो है इसमें खासकर जो है 8 बजे के बाद से जो कनाट पुलिस यानी राजीव चौक के नाम से जो स्टेशन है वहां पर आप मेट्रो में इंटर तो कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेशन से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो तमाम एहतियाती कदम जो भीड़ भाड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उठाए हैं, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को लगाकर ट्रैफिक को नियंत्रित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो अतिरिक्त पुलिस के जवान लगाए गए हैं, जगह जगह ब्रेथ एनालाइजर लगाए गए हैं, उसके अलावा सारी व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस ने कर ली ताकि कोई भी नए साल के जो पार्टी में कोई अप्रिय घटना न हो या कोई दुर्घटना न हो, उसको लेकर अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था भी दिल्ली पुलिस ने की है। जी, बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपकोट नगर पंचायत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कपकोट नगर पंचायत में महिला सीट है। भाजपा ने कपकोट से गीता ऐठानी का नामांकन कराया है और कांग्रेस पार्टी द्वारा कपकोट से धना बिष्ट को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी गीता ऐठानी का कहना है कि कपकोट विधायक के नेतृत्व में कपकोट में काफी विकास किया जा रहा है। कपकोट नगर का विकास करने के लिए भाजपा को वोट देने के लिए अपील की उन्होंने। और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व नगर पंचायत कपकोट अध्यक्ष की पत्नी धना बिष्ट को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी धना बिष्ट का कहना है कि मैं अपने पति के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए कपकोट का चहुमुखी विकास करूंगी। मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। मैं अपना प्रदेश नेतृत्व तथा जिला संगठन पूरा कपकोट शिखर और कपकोट मंडल दोनों मंडलों का बहुत संगठन का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसे कि माननीय विधायक जी ने यहाँ बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, उनमें से मुख्य तौर पर भ्रुकुटी नाला है और आदर्श विद्यालय कपकोट आदर्श विद्यालय का है। 1 करोड़ 7 लाख का वहाँ पर हाल ही में घोषणा हुई है। माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी भी आए थे। और ऐसी बहुत सारे पाली का जैसे कि रोड का है, पाली डुंगरा होते हुए लीमा तोक तक, उसकी प्रथम चरण की स्वीकृति अभी तक हो गई है। सर्वप्रथम मैं अपने वरिष्ठ नेताओं का आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगी और जो पूर्व नगर पंचायत हमारे माननीय गोविंद बिष्ट जी ने काम किए हैं, उनको मैं आगे पूरा करने की मजबूती से कोशिश करूंगी और जो पूरे अधूरे काम है उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगी और इस चुनाव को मैं पूरी मजबूत। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।